गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितना भी आपने अकाउंट्स पढ़ना है, आप में से कुछ बच्चे बाद में सीए प्रोफेशन के लिए, सीएस के लिए या और भी कहीं पर भी अगर जाना चाहते हैं तो ये जो कंसेप्ट है, जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, ये आपकी बहुत मदद करेगा। हर जगह यूज होगा ये वाला। तो इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िएगा और पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही आना है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हें हम गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये बेसिक रूल्स हैं, दे आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट्स विदिन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये नियम है, कायदा, कानून, जिन्हें एक पैरामीटर्स जो आ जाएंगे, जिस पैरामीटर्स के अंदर ही हमें अपने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना होगा, हमें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। ये एक बाउंड्री आ गई, इस बाउंड्री को हमें पार नहीं करना, इसी के अंदर रहकर अपने अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करने हैं। और इनको हम गैप्स, शॉर्ट फॉर्म में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। प्रिंसिपल्स जो हैं, इसकी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, दे आर मैन मेड, दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर जनरली एक्सेप्टेड। मैन मेड का मतलब क्या है? दे आर नॉट प्योर, दे आर नॉट परफेक्ट, क्योंकि विद द पास्ट एक्सपीरियंस, विद द सो मच, जो टाइम के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, अकाउंट्स से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसमें इवैल्यूएशन, इसमें चेंजेस एज पर द नीड, तो वो प्रिंसिपल्स बनाते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस आती हैं, चेंजेस आ रही हैं। तो दे आर मैन मेड, दे आर नॉट लाइक प्योर साइंस। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब जो दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, जैसे साइंसेज में होते हैं तो दे आर रिजिड कि H2O मीन्स 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तभी पानी बनेगा। बट यहां पर क्या आ गया? दीज आर फ्लेक्सिबल। समय के अकॉर्डिंगली, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं। जो अकाउंटिंग प्रोफेशंस के लोग हैं वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे, ज़रूरत देखेंगे और इन रूल्स में तब्दीली, कुछ इंप्रूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाती है। नेक्स्ट इज जनरली एक्सेप्टेड। ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब क्या आ जाएगा कि वो हर एक जगह एक्सेप्टेड होंगे। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो J&K में भी एप्लीकेबल होंगे और वो कन्याकुमारी में भी होंगे, वो गुजरात में भी होंगे और वो असम में भी होंगे। सो दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सब जगह। और इस समय प्रोसेस क्या ला रहा है कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि जो कंपनीज अब ग्लोबल लेवल पर पहुंच गई हैं तो हर एक में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है। सो दे आर जनरली एक्सेप्टेड, ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। अब हम इन गैप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक आ जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स, जो कंसेप्ट क्या आ जाएंगे? कंसेप्ट या कंसेप्ट को कह सकते हैं कि assumptions. They are basic assumptions
or fundamental propositions. They are generally accepted accounting rules. तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स हैं. अजम्पशन का मतलब जब भी अकाउंटेंट कुछ अकाउंट्स बनाएगा तो वो ये सोच कर अकाउंट्स बनाता है कि ऐसा तो होगा ही. अजम्पशन का मतलब अज्यूम कर लिया कि ऐसा तो होता ही होगा, ऐसा तो पक्का चलेगा. जब मेरे पास बच्चा 12th में आता है तो मैं एक अजम्पशन क्या लेकर हूं कि बच्चे को 11th आती ही होगी. इट इज जनरल अजम्पशन. अज्यूम किया है उसको जर्नल एंट्रीज आती होंगी, अकाउंट्स आते होंगे. होता कई बार ऐसा नहीं है, बच्चों को बेसिक्स नहीं आता. 11th को वो केयरलेस हो जाते हैं वो 11th में. तो ध्यान देना है. तो अजम्पशंस का मतलब जरूरी नहीं कि वो सही भी उतरे. अभी मैंने क्या कहा, हम अकाउंट्स बनाते विद अजम्पशंस, ऐसा तो होता ही होगा, पक्का हो रहा होगा. मैंने भी अज्यूम किया, मेरे पास जो 12th में आया उसको 11th का बेसिक्स ये वाला पार्ट आता ही होगा. बट जब मैंने पढ़ा था, लापरवाही की थी, मैंने भी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा था, कोई नहीं. तो ऐसे कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं जो 12th में आते हैं तो वो इनको प्रॉपरली बेसिक्स को पढ़ते नहीं हैं. तो अजम्पशंस हमारी सही भी हो सकती हैं और वो गलत भी हो सकती हैं. तो इसमें ये अज्यूम लेकर करना ही पड़ता है कि ऐसा होता ही होगा. सो दीज आर अजम्पशंस. अकाउंटिंग कन्वेंशंस मीन्स जो सदियों से चला आ रहा है, कुछ ट्रेडिशनल हम बोलेंगे प्रथा चलती आ रही है, कुछ रीति रिवाज, ट्रेडिशन. तो ये कुछ वो चीजें होंगी जो काफी देर से पास ऑन सदियों से चलती आ रही है. हमारी कुछ प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें फॉलो किया जा रहा है. सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस दे आर आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल. जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पहले से की जा रही है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. जो पहले से चल रही है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. तो उन्हें क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स. दे अंडरगो चेंज विद टाइम. टाइम के अनुसार ये अपने आप में चेंजेस उसमें आते रहती हैं, अपने आप को वो डायनेमिक इन्वायरमेंट के कारण चेंज करते रहते हैं. ठीक है. तो आज हम अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे. 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड द थर्ड वन इज एक्रूअल कंसेप्ट. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विद द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न, गोइंग मीन्स जो चल रहा है, चलता जाएगा, और कंसर्न मीन्स बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटिटी. तो गोइंग कंसर्न मीन्स वो बिजनेस जो चलता जाएगा. अब मुझे बताइए, कोई भी नया काम, जब कोई भी नया काम किया जाता है, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, शॉप ओपन करता हूं, या आपने 11th में कॉमर्स ऑप्ट किया, ठीक है, कॉमर्स ऑप्ट किया ना आपने भी, तो आपका मेंटल जो एटीट्यूड है वो क्या था, क्या है कि भाई मैंने कॉमर्स लिया है, कोई नहीं, ट्यूशन लगाई है, पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा, क्या फेल हो जाऊंगा? क्या आपने फेल होने के लिए फेल दिमाग में रखा है, या विद पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड कि भाई 10th तक जो हुआ हो गया, ठीक है, 11th में मैं 80% 90% मार्क्स लूंगा या लूंगी. तो विद द पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड यू हैव स्टार्टेड दिस न्यू क्लास विद द पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड. बिजनेस जब स्टार्ट किया जाएगा तो हम बिजनेस भी पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से स्टार्ट करेंगे विद द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कि भाई मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसी की तैसी आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अंबानी की ऐसी की तैसी, अंबानी को पीछे छोड़ दूंगा. ये एटीट्यूड लेकर लोग कहीं बिजनेस स्टार्ट करते हैं. भाई उसमें क्या है जो मेरे में नहीं है, मैं भी उसके बराबर अपना बिजनेस आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, ठीक है ना. तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लेकर बिजनेस स्टार्ट किया गया. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट बहुत अच्छा है कि अगर पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से काम किया. तो पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से काम करने का मतलब क्या आ गया कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने बिजनेस बंद करने के लिए नहीं स्टार्ट किया
कि भाई आज मैं दुकान ओपन करता हूं, आज मैं फैक्ट्री लगाता हूं, 6 महीने या साल के बाद बंद कर दूंगा, ऐसा तो नहीं ना किया जाता। मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई अब ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलता जाएगा। अब कई शॉप्स पर लिखा होगा सिंस 1910, 1920, 18 समथिंग, भाई हमारे दादा परदादा या पुश्तैन ये जो हमारी जो बिजनेस चलता आ रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट किया, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बंद करने के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए फोरसीएबल पीरियड, बिजनेस फोरसीएबल पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, हम बिजनेस को बंद नहीं कर रहे, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने की, अनलेस देयर इज ए क्लियर एविडेंस ऑफ क्लोजर। एक क्लियर एविडेंस, कोई मजबूरी बन जाती है तब बिजनेस क्लोज करेंगे। अब आप देखें टेलीकॉम सेक्टर में कई कंपनीज, अनिल अंबानी, अब उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था बिजनेस बंद करने के लिए नहीं किया था, बट डेट ज्यादा हो गया, नुकसान ज्यादा हो गया, नए कंपटीटर्स मार्केट में आ गए, तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें अपने बिजनेस को रिलायंस का जो कम्युनिकेशन था, मोबाइल नेटवर्क था, उनको बंद करना पड़ा। किस वजह से? देयर इज ए क्लियर एविडेंस ऑफ क्लोजर। अगर कोई मजबूरी है, एयरसेल है, दे वर फोर्स्ड, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, बट उन्होंने बिजनेस बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं किया था, मजबूरी में लॉस हो गया, इसलिए उनको बिजनेस को बंद करना पड़ा। ठीक है, तो बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है बंद करने के लिए नहीं किया जाता। और अगर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो इसका प्रैक्टिकल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, देयर इज अ डिस्टिंक्शन। इस कंसेप्ट को फॉलो करने से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे देन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, विद इन 1 ईयर। और नॉन करंट एसेट्स जिनका होल्डिंग पीरियड, जिनको 1 साल से ज्यादा जिनका होल्डिंग पीरियड है, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनका लॉन्ग रन, जिनको लॉन्ग पीरियड के लिए हमने एक्वायर किया होता है। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विद द इंटेंशन ऑफ क्लोजिंग इट विद इन 6 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स, मैंने मार्कर खरीदा पढ़ाने के लिए, मैंने फर्नीचर भी खरीदा, और साथ में ये मन में है कि बिजनेस मैं 9 मंथ्स के बाद, 6 महीने के बाद बंद कर दूंगा, तो जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, क्या मैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को सेग्रीगेट कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं? भाई नॉन करंट एसेट्स कौन से? 1 साल से ज्यादा, मैं तो बिजनेस को बंद कर रहा हूं साल से पहले ही, तो क्या मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में? नहीं। तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में डिफरेंशिएट किस वजह से हो पाता है? ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन वही, लॉन्ग रन में अगर बिजनेस नहीं चल रहा, अगर बिजनेस को हम जल्दी बंद कर देंगे, तो मैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द करंट रेवेन्यू, जिसको हम रेवेन्यू के साथ जो जोड़ सकते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग रन के लिए किया होगा, जो रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है। अगर बिजनेस ही, मैं अपना काम ही 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने में खत्म करूंगा, बंद कर दूंगा, तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो गोइंग कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या आ गया? कंसिस्टेंटली, लगातार, निरंतर। आप लोगों को भी अगर अच्छे नंबर लेने हैं, इट इज ओनली पॉसिबल विद कंसिस्टेंसी। आहिस्ता आहिस्ता, रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल पर, विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर हम कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करेंगे किसी चीज को, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड। जिनको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अगर हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया, एंड अडॉप्टेड, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली
ईयर आफ्टर ईयर हम उन पॉलिसीज को, हम उन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, कंसिस्टेंटली। अब हमारे पास एक आ जाता है कंसेप्ट डेप्रिसिएशन का। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी उनके लिए बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट की वैल्यू में कमी आना। मैंने एक बाइक खरीदा, 1 साल यूज किया, 1 लाख का खरीदा, साल के बाद आफ्टर 1 ईयर अगर मैं वो बाइक बेचता हूं, हाउ मच मनी आई विल बी गेटिंग, कितना पैसा मेरे को मिलेगा? Whether I will be getting 1 lakh rupees, whether I will be getting 90,000 rupees, or I will be getting 1,10,000 money. How much money मेरे को, आप मेरे को कितने रुपए दोगे भाई? थोड़ा सा देख लेना। तो you will be paying me को, ठीक है सर आप पढ़ाते हो अलग बात रही, मगर ये तो व्यापार है, व्यापार में कोई किसी का सगा नहीं। बहुत अच्छी अप्रोच है, मेरे साथ नहीं करना बस। तो व्यापार में क्या आ गया कि 1 लाख का अगर मैंने बाइक खरीदा था, अगर मैं उसको डिस्पोज करता हूं आफ्टर 1 ईयर, मेरे को 85,000 या 90,000 ही मिलेगा। जो पैसे कम मिलेंगे, जो उसकी कीमत में कटौती हुई, उस कटौती को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और वो किस वजह से हुई? ड्यू टू द यूज, ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ टाइम। तो जो एसेट की कीमत में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। एक आ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैं लेटर लेक्चर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे इन मेथड्स को। अभी आप यही समझिए कि 2 मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों में कैलकुलेशंस अलग अलग प्रकार से की जाती है और दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो दिक्कत क्या आती है कंसिस्टेंसी में? कहां पर? जहां पर वी आर हैविंग ऑप्शंस, वी आर हैविंग चॉइस कि हम ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी, वी आर हैविंग द ऑप्शन। बट हमें जो ऑप्शन एक बार चूज कर ली, एक बार डिसाइड कर ली, हमें उस ऑप्शन को ही हर साल फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे ये मेरे पास लाइफ ऑफ द एसेट है, लाइफ ऑफ द बिजनेस, सॉरी। अब ये अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिए, इसमें अलग अलग ईयर्स, 2020, 21, 22, 23 ईयर्स आ गए। अगर हमने 2020 में अगर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया, अडॉप्ट किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने इस ईयर में कौन सा मेथड यूज किया, अडॉप्ट किया? स्ट्रेट लाइन मेथड। इन फर्दर ईयर्स, ईयर आफ्टर ईयर, आई एम सपोज टू फॉलो ओनली दिस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। आई एम सपोज टू फॉलो द सेम मेथड। ये नहीं कि पहले साल मर्जी हुई स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, नेक्स्ट ईयर बोर हो गया इस मेथड से, चलो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर दो, उसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर दो। कि कंसिस्टेंसी क्या है कि हम कंसिस्टेंटली चेंज होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर एक बार आपने जो पॉलिसी, एक प्रिंसिपल, एक मेथड अडॉप्ट कर लिया, यू आर सपोज टू फॉलो दैट प्रिंसिपल, दैट पॉलिसी ईयर आफ्टर ईयर, उसी को फॉलो करना होगा। ठीक है? तो इफेक्ट जो कंसिस्टेंसी में क्या जाता है कि अगर कंसिस्टेंसी होगी तो हमारे जो रिजल्ट हैं, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जो इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, उनके लिए भी उसे कंप्रीहेंड करना आसान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या जाता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर आपने क्या बोला कि जो पॉलिसी एक बार सोच ली है, फॉलो कर ली, क्या उसे हम चेंज नहीं कर सकते? तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैन बी चेंज्ड, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, मगर कब चेंज कर सकते हैं? इफ लॉ रिक्वायर्स, एज पर लॉ कुछ जरूरत आ जाती है कि यस वी हैव टू चेंज, हमें स्विच ओवर करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, देन यस वी कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, देन वी कैन चेंज। और ये क्यों? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम
क्यों पॉलिसीज को चेंज करेंगे, क्यों प्रिंसिपल्स को जो हमने फॉलो कर रहे थे चेंज करेंगे, एज पर लॉ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड बाय अडॉप्टिंग न्यू पॉलिसीज वी आर इन अ पोजिशन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ बेटर वे। हम एक बेहतर ढंग से अपने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट कर सकते हैं।